हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो आज से हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और देखेंगे हिंदी गोधुली भाग एक। गोधुली भाग एक समझते हैं, बहुत आसान है हिंदी समझना। हिंदी समझना आसान है, लिखना थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम है ना। सबसे पहला चैप्टर चैप्टर का नाम है कहानी का प्लॉट। पढ़ते हैं कहानी क्या कह रहा है। कह रहे लेखक कि मैं कहानी लेखक नहीं हूं, कहानी लिखने की योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए। मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूं। हर बड़ा आदमी यही कहता है कि मैं नहीं हूं। जिसको बड़ा करना रहता है वो जरूर कहता है कि मैंने नहीं किया, सब आपने किया है। तो ये बात है। और जो घमंडी होता है वो कहता है हम किए हैं, हम किए, कुछ नहीं किए। कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूं। आशा है कि इस प्लॉट पर वे भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। वो कह रहे हैं कि हम एक प्लॉट बना दिए हैं कहानी का, और अब मेरी कहानी को पढ़ पढ़ करके और जो अच्छे लेखक हैं वो कोई बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया कहानी लिख देंगे। सुनिए अब कहानी क्या है। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गंवारू है। गांव का नाम नहीं है, गंवारू नहीं कहते, अरे बड़ा गंवारू लिखा है। तब गांव का नाम बड़ा गवारी है। सुनकर आप घिनाएंगे। नामो ऐसा है कि सुनिए कि घिन पड़ेगा उससे। वहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वह इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था। अनिमल अनमिल आखर, अर्थ न जापू। इसीलिए उसे साहित्यकों के सामने बताने से हिचकता हूं। बोल रहे हैं कि गांव के साथ साथ जो मुंशी जी थे उनका भी नाम बिल्कुल विचित्र था। मतलब सब कैरेक्टर लगता है कि इसमें खतरनाक ही आए हैं। खैर, उनकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। मुंशी जी भी मर गए, गांव का नाम बता नहीं रहे। उनकी एक लड़की है जो अभी भी मौजूद है। उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा। जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उसके संबंध में बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसीलिए उसका एक काल्पित नाम रख लेना जरूरी है। बोले का मौसली नाम उसका बताएंगे नहीं, आप जान के भी क्या कीजिएगा। और इसीलिए हम उसका एक कल्पित नाम रखेंगे। मान लीजिए उसका नाम है भगजोगनी। उसका नाम क्या रख दिए वो? भगजोगनी। देहात की घटना है इसीलिए देहाती नाम ही अच्छा रहेगा। खैर रही है। अब ये कहानी था एक गांव का नाम बड़ा गंवारू है। गांव का नाम नहीं बताए हैं। मुंशी जी रहते थे, मुंशी जी का भी नाम नहीं बताए हैं। उनकी एक लड़की थी, उनका भी नाम नहीं बताए। नाम अपने से रखे हैं भगजोगनी। चलिए अब ये तो आगे चलते हैं कि अब क्या है इसमें। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे उस जमाने में, जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी आज धर्म शास्त्रों के मर्मज्ञ जानने वालों की है। इसीलिए उर्दुदा लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पाते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे की कारीम खलिकबारी पढ़कर के जितना रुपया कमाया था, आज उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चटकर वकील भी होने वाले नहीं कमाते। 2-4 रुपए का 2-4 पैसे का 8-10 पैसे का कलीमा खलिकबारी थोड़ी मनी किताब पढ़ के दरोगा जी जितना कमैले रहन, उतना आज के लाइब्रेरी चाट करके, लाइब्रेरी चाटने मतलब लाइब्रेरी में जितना किताब है सब पढ़ के आजकल के वकील भी नहीं कमा पाते हैं, उतना पैसा वो कमा लिए थे। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया वो अपने जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। फूंक ताप मतलब क्या होता है? कुल खा जाना। वो जितना कमाए सब खा गए थे। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी घोड़ी बची थी जो महज 7 रुपए की थी। मरे थे तो सब गए।
तो सब लेके गए, जितना कमाए सब खा गए, केवल क्या बच गई उनके लिए? एगो घोड़ी। 7 रुपए की थी मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की, कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। घोड़ी नहीं थी, बारूद की पुड़िया थी, बड़ी तेज चलती थी, बड़ी बढ़िया चलती थी। मगर बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए हुए थे। दांत गड़ाने का मतलब कि आंख जमाना, मतलब लेना चाहते थे। मगर दरोगा जी ने सबको नीबुआ नून चटा दिया था। दरोगा जी ने सबको नीबुआ नून मतलब कोई के नहीं दिए थे, बोले भाग अब नहीं बेचेंगे। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुक गई। बड़ा बड़ा अंग्रेज कह रहा था दे दो, वो दे ही नहीं रहे थे, तो उनका तरक्की तक रुक गया था। लेकिन आखिरी दम तक वे अफसरों के घपले में न आए तो न आए। हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर, मुस्तैद आदमी होते हुए भी दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। वो घोड़ी को बेचना नहीं चाहते थे, वो लोग घोड़ियां मांग रहा था कि दे दो हमको, ओकरे चलते उसका कोई प्रमोशन नहीं किया वो लोग। किंतु घोड़ी ने भी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखलाया। घोड़ी से जो मोहब्बत किए थे, मोहब्बत मतलब नहीं बेचे थे, वो भी अच्छा नतीजा दिखाई। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। वो बचा के रखे थे, अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता। एक गोरे अफसर के हाथ अच्छी खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उरीड़ हुए। मतलब वो घोड़िया बचा के रखे थे तो बच गए, नहीं तो उतना पैसा नहीं था कि उनका क्रियाक्रम कराए। उहे घोड़िया बेच के उनका क्रियाक्रम कराया कौन? मुंशी जी। मुंशी जी कौन थे? दरोगा जी के बड़े भाई थे। दरोगा जी के बड़े भाई, दरोगा जी जो थे मुंशी जी के छोटे भाई थे वो। अब ये घोड़ी एगो था, वो मतलब दरोगा जी जितना कमाए थे सब खा गए थे, कुछ नहीं छोड़े थे, केवल बचल को था एगो घोड़ी। अब सुनिए, दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए, गांजा में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। चीलम कभी भी ठंडे नहीं हो पाती। 1 जून 32/14 चपातियां उड़ा जाते। नथुनी उतारने वाले तो दरोगा जी के बड़े भैया थे, दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था। मतलब जब कमाते थे ना तो दरोगा जी तो कमाते थे, लेकिन मुंशी जी एकदम धुरकुस कर लेते पैसा उड़ावे पे। गांजा नहीं पीते थे, गांजा पीते थे, गांजा में बढ़िया से बढ़िया सेंट डाल के पीते थे। एकदम चिकनी चुपड़ी रोटी खाते थे, घी में डूबल। एकदम हमेशा नाच गाना तो एकदम उनके घरे द्वार पर चलता ही रहता था, जलसा होता था, जलसा। लेकिन जब बहिया बह गई तब चारों ओर से उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी जैसे ही गए, मरे, हो गई कल्याण। दरोगा जी के मरते ही सारी अमेरी घुस गई। चीलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। चीलम तो पियते रहा, चूल्हा चीलम तो बुतिए गई, चूल्हो चक्की में बारे भर गोईठा नहीं खे। जो जीभ एक दिन बटेरों का शोरबा सुड़कती थी, वह अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चिकनी चुपड़ी रोटी खाने वाला सत्तू खा खा के रहने लगलन। चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लगे कि थानेदार की कमाई अब फूस का तापना दोनों बराबर है। लोग कहने लगे कि हाँ ये होला, हराम की कमाई कभी भी असर नहीं करता, वो खत्म होता ही होता है। तो ही बोल रहे कि थानेदार की कमाई या फूस का तापना। फूस का तापना मतलब पुआरा तापिएगा ना तो तुरंत बहुत तेजी से जलता है, फिर तुरंत क्या हो जाता है? बुझ जाता है। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग अपनी नजरों से भी उतारने लगे। जब पैसा था तो बड़ी पूछ था, जैसे ही पैसा खत्म हुआ तो गांव के लोग भी नजर से उतार। देखियो के जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर के अपनी पोशाक में मला करते थे, उन्हीं के अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल भी मिलना मुहाल हो गया है। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं। चुल्लू भर लेके इत्र मलत रहन देही में। अब एक चुरुआ
तेल नहीं खे कि दही में मलस, कड़ुआ तेलू हो। लेकिन किस्मत की दोहरी मार तो देखिए, दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, 4-5 को लड़को था मुंशी जी के। सब सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारे मर गया, सब हुआ तो मर गया सब। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी, तब कोई खाने वाला न रहा। 5 को लेकर अभिलाषण 5 मर गया, 5 उंगली में थे तो कोई खाए वाला ना रहा है। जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी, तो ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोढ़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। ये करे की किस्मत कहा जाता है। जब खाए वाला रहे तो कोई, जब पैसा था तो कोई खाए वाला ना रहे, जब खाए खत्म भइल तो 1000 आदमी जुट गिलन खाए खाती। और तारीफ की मुंशी जी की बदकिस्मती पर दरोगा जी की भी घोड़ी से कुछ कम स्थावर नहीं थी। और लड़किया मरी नहीं, लड़कवा सब होते होते मर गया, लड़किया पांव कटाती मरी ही नहीं, बाकी सब मर गया था। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है, इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष, जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे। अब मटर के सत्तू पर बेचारे लड़का कहां से लड़का निकाल ला। बढ़िया बढ़िया खात रहन, लड़का उत्पन्न होत रहसन, अब सतुआ खाता हन लड़की हो गई। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। सचमुच जो अमीरी की कब्र पर, एक बात बताते हैं, अमीर होने के बाद अगर आप गरीब हो जाइएगा वो बड़ा खतरनाक होता है। तो इसीलिए अगर आपका पैसा ऐसे उठ रहा है, मतलब ये जमीन था, अगर ऐसे गया है तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, नहीं तो जब ऐसे जाएगा ही, एसी में रहने वाला देह जब बेना में जाएगा तो हालत खराब हो जाएगा। फिर उस समय एक दिन नेट बंद होता है तो हालत खराब हो जाता है ना। अब तो वो गरीबी है। वो आज से 10 साल पहले चले जाओ, किसी के पास इंटरनेट नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था, सब नॉर्मल चल रहा था। आज 2 दिन खाली डेटा बंद हो जाए, लगता है कि जग सुना सुना लागे होता है ना ऐसा। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही मां के दूध से वंचित हो गई और टूअर कहलाने लगी। भगजोगनी हुई तो उसकी मां भी जो थी वो मर गई, होते होते मर गई। इसीलिए अभागिन तो अजहद थी, इसमें शक नहीं था। अजहद मतलब देखो ना, तो खुबारा खाया है वैसन। पर सुंदरता में वह अंधेरे घर की दीपक थी, बड़ी सुंदर लड़की थी वो। आजकल वैसी सुघर लड़की किसी ने कहीं देखी ही नहीं थी, बड़ी सुघर थी। अभाग्यवश मैंने जब उसे देखा था, जिस दिन पहले पहल उसे देखा वह करीब 11-12 बरस की थी। पर एक ओर से उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर से दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूं कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे, अब देखूंगा अमीर घर के बच्चे ऑटोमेटिक पहचान में आ जाते हैं, लगता है कि देखने से ही कि अमीर घर का है, क्योंकि उनका खान पान, रहन सहन, अब पहनने ओढ़ने का तरीका भी अलग होता है। उस घर में अगर एक कुरूप भी लड़का जन्म लेगा या लड़की जन्म लेगी, वो भी सुंदर दिखती है। अमीर घर का कौवा भी कोयल नजर आता है, कुछ कौ कौ करता हो वो कोयल नजर आता है। और गरीब घर का वो बगुला भी कौवा नजर आता है सबको, वैसा ही है। थोड़ा सा अंतर हो जाता है उन लोग के रहन सहन में। आजकल एगो चलता है, एक बात बताओ, घर परिवार गरीब घर की लड़की अच्छा से संभाल कर रखेगी कि अमीर घर की? शादी विवाह जो होता है, आदमी कहता है कि हम गरीब से ब्याह कर लेंगे लड़की से, तो वो संभाल कर रखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, गरीब घर की लड़की अच्छा से घर संभाल कर रखे कि अमीर घर की? गरीब घर की नहीं रखती है, ज्यादातर केस में हम देखे हैं।
क्योंकि उसको पैसा देखने को कभी मिला नहीं है। वो ससुरी आएगी, 2 रुपया मिलेगा बटोर के रखेगी, क्योंकि देखला ही नहीं है। बढ़िया ना घर मिला है उसको, झोपड़ी में रही होगी, वो जैसी महल देखेगी कोई को बाप रे बाप कितना मिल गई। अमीर घर की रहेगी, आए नहीं उड़ाएगी ना, ऐसा नहीं है। बड़ घर की कहाँ, बड़ घर की, अमीर घर की रहेगी, कम से कम संतुष्ट तो रहेगी ना। वो 1 लाख रुपया देखेगी तो कहेगी भाई तो रोज देखते रहिए हम पापा घरे अपना। और वही गरीब घर की रहेगी, 1 लाख देखेगी बाप रे, 1,000 देखेगी कोई चोरा कर रख देता नहीं है, नहीं कि ना। लगभग केसेज में हम देखे हैं ना कि ज्यादा परेशान वो गरीबी घर की करती है। वो एकदम तंग करके रखेगी, कहे कि वो छोटे दिमाग छोटा है ना। अमीर का 10 रुपया भूल जाए उतना नहीं सोचेगा, छोटा गरीब का भूला जाए 10 रुपया वो दिन भर खोजेगा, जा जाकर पूरा जेसीबी लगा के गली कोड़वा देगा। तो ये जरूरी नहीं है, तो ऐसा ही है थोड़ा सा। ये जैसे कि हम अपना अनुभव बताते हैं कि ज्यादातर देखे हैं हम ऐसा। ये कुल कहावत है कि हर जगह सही नहीं है, लेकिन हम बहुत देखे हैं ऐसा कि जो गरीब घर का रहता है वही ज्यादा परेशान करता है। मेरे बात देख ले है ना सब कुछ। अच्छा एक बात बताओ, देखो बताते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को वो गाड़ी बस में जाता है तो उल्टी वगैरह होने लगता है। ये जानते हो किसका दोष है? उस बच्चे का दोष नहीं है, उसकी माई का दोष है। जब बच्चा पेट में था तो उसकी माई ऐसे ऐसे चल रही थी। अरे मूर्ख, कूदो तन किसी। बस वगैरह में चलती, बस वगैरह में चलने पर क्या होता है, आदमी जो शरीर है इसे हिलता है, तो हिलता है तो वही पेट वगैरह में का जो होता है मुंह से बाहर आने लगता है, उल्टी कहा जाता है उसको। अब वो बचवा अगर पेटवे में इसे हिलल होगा, दौड़ी होगी, तो वो बस गाड़ी में कह बागी तो पहले ही हम छोड़िए को पैसे कुल अनुभव के लिए नहीं, हमारा टेंशन नहीं। ये कारण है, दैट्स रीजन, यही रीजन है। जौन जौन बच्चा जो संस्कार सीखता है ना, पेट से सीखता है हर कुछ। अगर वो आराम से चली, वो पक्का देखना वो उल्टी पैखाना करेगा ही, उल्टी करेगा ही बस में वो। अगर वही गरीब वरीब के देखा होगा लड़का को एकदम गुगारे उगारे ठंडा के दिन में घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं है, वो लोग वैसे में पला है, वैसे में बढ़ा है, उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अमीर घर का होते होते ओकरा निमोनिया पकड़ लिया। छोड़ दो, आगे नहीं। निमोनिया को रेग होता है, अल्मुनिया कहता है सबको इसको। घरे जाना तो पूछना अल्मुनिया का होता है, कौन रोग होता है, मम्मी बताएंगी। हवा लगता है, हवा लगता है, ऐसा नहीं है। खिड़की के पास भी, खिड़की के पास वाला तो वही बैठता है जो उल्टी करता है। वो ज्यादातर वहीं बैठता है, इसलिए कि उल्टी होगा तो ये फेंक देंगे तो कोई का मुंह पे जहां मरनी इससे तो बड़ा निचवाद मेरे तो हम क्या करें, उल्टी तो कहा जाता है। अच्छा बाल जो आता है उसे आने दो, उल्टी कैसे रोकेंगे? उल्टी से मुंह बंद करे तो प्रेशर बना के मारेगा वो। किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र को मैं हृदय पर से उतारकर सरोज के कोमल हृदय दल पर रख सके। मतलब लेखक कह रहे हैं कि हम में इतना शक्ति नहीं है कि हम इस गरीबी का, उसके गरीबी का जिक्र कर सके। आह बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला चिथड़ा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था। उसके सिर पर के बाल तेल के बिना बुरी तरह से बिखर कर डरावने हो गए थे, पूरा एकदम। आजकल जो ब्यूटी पार्लर में जाके कराती है ना सब, वैसा बाल उसका फ्री में हो गया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुण कातर चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टिप दिया था। वो इतना गरीब थी कि उसका सुंदरता दिख ही नहीं रहा था। कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में
पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदर मालूम पड़ती है, वैसे दुर्यत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके वह भी कभी नहीं फबी। मतलब कह रहा है कि अगर प्राकृतिक नेचर सही है, प्राकृतिक सुंदरता है, तो आपको अलग से सुंदरता करने के लिए ये ब्यूटी पार्लर वगैरह का जरूरत नहीं है। ये लोग तो भरमा भरमा के पैसा ले लेता है सब, ये जो भी ले लेती है सब उसमें औरतें रहती है। औरत बैठ के औरत का गला काटती है। कम से कम आदमी का ठीक है, आदमी का बाल काटता है तब 20 रुपया 30 रुपया हम लोग दे के आते हैं। वो लोग तो कुछ नहीं करती है तो वो पैसा ले लेती है, 150 200 500 कितने पता नहीं। अब मूर्ख लोग देगा जाके, आदमी को वो जाके देखे वो उतना पैसा दे सकता है? एकदम दिमाग ने, ब्यूटी पार्लर का हम बता रहे हैं उसमें। एक तो दिमाग वाली, बिना दिमाग वाली जाती है, बिना दिमाग वाली बैठी है, दोनों बिना दिमाग वाली मिलके दिमाग वाले का पैसा खर्च करके चली जाती है। उसके कानों में उदर दैत की कर्कश हाहाकार कभी गूंजा न था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई और तभी उसके लिए महाकवि की शैवाल जाल लिप्त कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीबी की ही चक्की में पीसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता? वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी। जब एक बित्ता कपड़े के लिए भी मुहताज थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना नहीं हो रहा था। महीने के एक भी दिन भर पेट अनाज के अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते? मतलब उसका इतना हालत खराब था कि एक चुल्लू तेल नहीं था। महीना में एक दिन भर पेट खाना मिल जाओ तो ठीक, नहीं तो वो भी कभी कभी नहीं मिलता था। उस दिन मुंशी जी रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे। अब लेखक जो हैं गए हैं मुंशी जी के घर, तब ये सीन देखे थे, भगजोगनी को ऐसे देखे थे, तब उनको लगा कि ऐसा ऐसा कुछ है। तब कलेजा टुक टुक हो गया। जब वो अपना रो रो के दुखड़ा सुनाने लगे मुंशी जी, तब लेखक का कलेजा टुक टुक होना मतलब बहुत दुखी हो गया। कहने लगे, क्या कहूं बाबू साहब, पिछले दिन याद आते हैं तब गस आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से अखरती है। मतलब कि गरीबी जो है इस लड़की की वजह से ज्यादा अखरता है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुशक और गोरखधंधी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसके सिर पर जुओं का अड्डा तो नहीं होता। मतलब ढील का एकदम खजाना था उसके सिर पे। अगर ढील किसी को चाहिए तो भगजोगनी से वो ले सकता है। मेरी आंखों की जो तब ऐसी मंद पड़ गई थी कि जुए सूझती नहीं और तेल एक बूंद में मौसर नहीं। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर कंघी चोटी करा लेती, पर सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो नहीं बनता। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है। कभी साल 6 माह से किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जगते हैं। किसी घर बच्चा वगैरह पैदा होता है तो उस समय बहुत सारी गांव की जो औरतें आती है सबके सिर पे तेल रख के और वो खुशी में ये सब किया जाता है। तब ये अभी जाती है उसी में उसका सिर पे तेल रखा जाता है। गांव के लड़के अपने अपने भर पेट खा करके जो झोलियों में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं, या उनकी ही बाट जोहती रहती है, उनके पीछे पीछे फिरती है। मुश्किल से दिन में 2 मुट्ठी चबेना मिल जाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो इसकी ढीठ लग जाने के भय से घर वाले दुरदुराने लगते। जहां भी खाना पीना चलता है तो ये चली जाती है, जाके से नहीं देखती, देखे होंगे अगल बगल कोई होगा ऐसा तो वो जाके झांकने लगेगी। आप रोटी खाइएगा तो तभी कहता अरे बंद कर दरवाजा, अरे रोज रोज आ जाती है झांकने के लिए। ऐसे ढीठ लगाने के डर से दुरदुराने लगते हैं। कहां तक अपनी मुसीबतों का बयान करूं भाई साहब। किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। कोई हाथ ना दे देगा चना चबेना तो ले भी नहीं पाएगी, कपड़े नहीं है उतना लेने के लिए। इसकी छोटी अंजुलियों में जो कुछ अटता है वह किसी तरह से पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी एकाध फक्का चना चबाना मेरे लिए भी लेकर आती है।
उस समय हृदय दो टुक हो जाता है। कभी कभी बचलता जो रहता है वो हमारे लिए भी लेके आती है। किसी दिन 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 भर घर घर घूम करके जब शाम को मेरे पास धीमी आवाज में कहती है, बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो, उस वक्त आपसे ईमान से कहता हूं, चाहता है कि गल फांसी लगाकर मर जाऊं या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूं। जब दिन भर मांगती है और कुछ नहीं मिलता है तो आके कहती है, बाबूजी कुछ खाने को हो तो दो। तो मुंशी जी कह रहे हैं कि मन करता है कि एकदम जाएं, फसरी लगा के मर जाए कहीं, नहीं तो कहीं कुएं में डूब के मर जाएं। मगर फिर सोचता हूं कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में है ही कौन। आज अगर इसकी माँ जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चुन जुटाती, किसी कदर की परवरिश कर ही ले जाती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब की फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाकर रहते, जरूर ही किसी राय बहादुर से इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अंधाधुंध कमाई में ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आने वाले इन बुरे दिनों की मुलक्कत खबर तक नहीं थी। वो भी ऐसे खराज थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खरमुहरा ना छोड़ गए। कह रहे हैं कि अगर ये रहते हमारे दरोगा जी जिंदा तो इसकी एकदम शादी, एकदम इसको तो पहले तक एकदम राजकुमारी बना के रखते, इसकी शादी किसी राय बहादुर मतलब किसी बड़े घर में कराते। लेकिन बड़ी खर्राज थे, आओ बोल रहे हैं कि हम भी वैसने आदमी थे। हमको ये उस दिन पता ही नहीं चल रहा था कि ये भी दिन कभी आएगा। ये सही है, बुरे दिनों की खबर किसी को नहीं होती है। इसीलिए जब भी आवश्यकता पड़े, जब भी समय मिले, मेहनत कर लिया करो, चाहे पैसा कमाओ चाहे पढ़ाई, जब भी टाइम मिलता है कर लिया करो, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि आने वाला समय कैसा आने वाला, कल क्या होगा। हो सकता है आज आपको समय मिला हो, आप सोच रहे कल पढ़ेंगे, तनिए कल कोई मुसीबत आ गया, कोई परेशानी आ गया, आप कल भी नहीं पढ़ पाए, अब परसों दिन जरूरत था उसका, इसीलिए कल नहीं, आज मिला है आज ही कर लेंगे। पैसा भी कमाना तो ऐसे ही बैठ के दिन नहीं बिताना है। जब तक शरीर कम से कम चल रहा है तो हार्ड मेहनत करो। पेड़ पौधों में और आदमी में पता है क्या फर्क है? पेड़ पौधे अपने ऊंचाई तक मेहनत करते हैं, आदमी होता है आलसी होता है, तो बार बार कहता है बाद में होई, क्या बाद में हुई, मजाक बना के रखा है। हाँ, मुंशी जी बता रहे हैं कि दरोगा जी बड़ी खर्राच थे, गए तो अपने कफन काठी के लिए भी पैसा नहीं छोड़ के गए थे। वाह कितना बढ़िया आदमी है, कुल खा गए थे। गांव भर में ऐसी अदावत बढ़ाई कि मेरी दुर्गति पर कोई रहम करने वाला नहीं। और जब पैसा होता है ना तो आदमी अगल बगल से बड़ा ऐंठ के चलता है, ये भी नहीं करना है। वैसन हो गया था कि गांव में मतलब वैसन बदमाशी किए थे कि कोई उनको पूछने भी नहीं आता था। उल्टे सब लोग ताने जानी के तीर बरसाते हैं। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुसफली की आंच से मोमबत्तियां तक को घुल घुल करके जल रही हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब भाई साहब कुछ भी करते थे, पैसा आता था, ये घर चलता था, और आज स्थिति आ गया है कि कुछ नहीं कर पा रहे। इस लड़की के लिए आसपास सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पर पड़ा, यहां तक कि बेहया होकर के कह दिया कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनी लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए, सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल कर आए तो आप इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिएगा, किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। अब इसकी शादी के लिए हर जगह जाके गिड़गिड़ाए के शादी कर ये मेरे बेटी की शादी करवा दीजिए, चाहे कर लीजिए, कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें न सास है, न साला, न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। सबसे पहले तो यही कह के टाल देता है, क्योंकि जब भगजोगनी का शादी होता तो उसी के साथ ससुराल खत्म। तो बोल रहा था कि ऐसे हम घर में शादी उदी करेंगे नहीं। कोई कहता कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, आ गया बात ना।
चटोर और कंजूस होती है, खूब खाएगी, कुछ करे, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ये बात सही है। गरीब घर की लड़की आकर के ज्यादातर मामले में बिगाड़ देती है। अभी आप लोगों को पता चलेगा। हाँ, नहीं बिगाड़ेगी अगर समझदार निकली तब, लेकिन ज्यादातर समझदार नहीं निकलेगी। ज्यादातर निकलेगी पढ़ी लिखी हो तो वो तो संभाल लेगी। ऐसा अनपढ़ अमीरों घर का आ जाए तो वो तो बिगाड़ के रख देगी सब। अनपढ़ अमीरों घर का आए तो बिगाड़। भाई भाई में बंटवारा कब होता है? जब उसका शादी हो जाता है। भैया में दिक्कत नहीं था, जो आई है ना, दिक्कत वहां से चालू हुआ। भाई भाई में झगड़ा कब होता है? कभी सुने हो कि भाई का शादी नहीं हुआ, दोनों में झगड़ा हुआ हो? पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कम। शादी झगड़ा कब होता है? जब शादी होता है। और जब वो दोनों नौटंकी चालू करेगी तब बंटवारा की स्थिति पर आ जाएगा कि अब बंटवारा करना पड़ेगा। लड़के को इतनी तिलक दहेज मिल रहा है तो हम शादी नहीं कर रहे। मतलब ये सब कह रहा था कि बिना तिलक दहेज के शादी करना ही नहीं चाहते। और मतलब जितना लोग जा रहा था उतना लोग बात बोल रहा था कि कहीं कहीं कि इसके खानदान में कोई नहीं है, तो इसके खानदान में कोई है नहीं, न सास है न इसका भाई है, तो हमारा खातिरदारी करेगा कौन? ये सब भी तो खोजता है आदमी। महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 1000 तिलक दहेज फरमाते देर देख जी कुढ़ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। मगर गरीबी ने तो पंख तोड़ दिया है, तड़फड़ा नहीं सकता। सारे हिंदू समाज के कायदे भी तो अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके नहीं ले सकते, बिक्री करते हैं, अपने लड़के की बिक्री करते हुए भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी की तरह का मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। वो कह रहे हैं कि एक तरह से दहेज दे करके लड़के को बेचता ही है आदमी। वो सही बात है। तिलक दहेज जो दिया जाता है उसमें बाप अपने लड़के को बेच ही देता है ना। 4 लाख, 5 लाख, 18 लाख, तो काची का दाम लगा रहे हैं आप? लड़के का दाम लगा रहे हैं। नौकरी वाला लड़का है तो 18 लाख मिलेगा। बकवास है, ऐसे ही घूमता है रोड पे तो 1 लाख में बेच देंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर लड़का को कोई बेचता है बाप तो उसको दहेज कहा जाता है, और कहीं लड़किया के बेच दे अपना तो उसको कमीना कहा जाता है कि देखो लड़किया के बेच दिया। अगर मैं इसे बेचना चाहता तो काफी रकम ऐंठ सकता था, कम से कम मेरी जिंदगी तो जरूर आराम से कट जाती, लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी न लूंगा, चाहे यह कवारी रहे या सयानी होकर के मेरा जग हंसाए। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से उकसने पाती बढ़ती हुई रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट करके सयानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर रोगन चढ़ता है, और बेटी की बाढ़ बेटे से ज्यादा होती है। लड़की जो होती है किसी भी घर में, वो लड़कों से जल्दी वो बड़ी हो जाती है। ये सही है। अब अधिक क्या कहूं बाबू साहब, अपनी ही करनी की नतीजा भोग रहा। मोतियाबिंद गठिया दम्मा ने निकम्मा करके छोड़ा है। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईमान को पिघलाने का दम नहीं है। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर अटकी हुई है कि एक साहब ने बड़ी कुछ कहने सुनने के बाद इसके साथ शादी करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोदे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झंझरी नैया को पार लगाने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल की, मगर इसके सिवा कोई चारा नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर इस राज कोकिला को, वो कह रहे हैं कि एक लड़का देखे हैं लगभग 41-42 साल का, और लड़की है 12-14 साल की। इतना अंतर में बाप बेटे की उम्र की है, लेकिन अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। बोले कि अब इसी से शादी करने के लिए हम रिश्ता कर दिए हैं। देखते हैं कि गांव के लोग इसको भी कहीं भड़का मत दे कि बस वैसा घर में शादी करोगे, ऐसा मत कहते। चलिए देखते हैं। इसके बाद मुंशी जी का गला रुध गया, बहुत बिलख कर रो उठे। भगजोगनी को गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लगे। अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार का उनका आश्वासन न दे सका। जिसके पीछे का हाथ धो करके वाम विधाता पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ठट्ठा कहा जाता है। प्रकृति ही पड़ गया है ना मुंशी जी का परीक्षा लेने में, विधाता ही पड़ा हुआ है।
भगवान देते हैं तो बहुत देते हैं, लेते भी तो बहुत दे लेते हैं। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कवारों मित्रों से अनुरोध किया कि अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करे। लेखक भी गए अपने दोस्तों से, बोले कि एक लड़की है, शादी कर लो, बहुत अच्छी है। लेकिन सबने मेरी बात अनसुनी कर दी, सब कोई नहीं माना, कोई नहीं माना कि भागो, ऐसा घर में शादी ना करेंगे। ऐसे ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़ा शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। मतलब ऐसा ऐसा आदमी भी मना कर दिए जो समाज संबंधी बात करते रहते हैं कि नारी शिक्षा करो, ये करो, वो करो, गरीबों को साथ दो, ये सब भी। यहां तक कि प्रौढ़ा अवस्था के रंडुए मित्र भी राजी न हुए। मतलब प्रौढ़ावस्था मतलब बूढ़े थे और ये शादी वाले बिना शादी के थे, वो भी राजी नहीं हुए कि ना ऐसा घर में शादी नहीं करेंगे। आखिर वही महाशय डोला लेकर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वहीं शादी की कुल रस्म पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। वही जो 41-42 साल के आदमी थे, उनसे शादी भगजोगनी का हो गया। आए और भगजोगनी को लेके गए और ये दलदल से उबार दिया। बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। अब तो मुंशी जी तो अकेले पड़ गए ना। बुढ़ापे की लकड़ी भी जाती रही, देह लच गई। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए। गए मुंशी जी भी, मर गए। सालों नहीं बीता, लड़किया के ब्याह कैला, मर गए। गांव वालों ने घड़े में गला बांधकर नदी में डुबा दिया। उनके दाह संस्कार के करेगा, वो का किए कि उसके बॉडी में पूरा घड़ा 2-3 को बांध के लेकर पानी में डुबा दिए कि मछली उछली खा के खत्म कर देगी। भगजोगनी जीती है, जीती मतलब जिंदा है। आज वह पूर्ण युवती है, वो पूरा तरह से जवान हो गई है। अब उसकी शरीर भरा पूरा और फूटा है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवजुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति इस संसार में नहीं है। वो जिस बुढ़े से शादी हुआ था, वो बुढ़ा मर गया है। अब बुढ़ा मर गया। जब तक वो पूरा तरह से सौंदर्य आया उसके पास, क्योंकि 40-42 साल का था, 60 साल का उम्र होता है, 20 साल में गया। ये 12-14 साल की लड़की 20 साल बाद 34-35 साल की हुई होगी, तनी ये उम्र गया। और उसका दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। वो अपने ही सौतेले बेटे से फिर उसकी शादी करा दी जाती है उसका, और वो उसके घर में ही, उसी के घर में रहती है। यही था पूरा हमारा कहानी का, ये कहानी का प्लॉट। तो कैसा कहानी लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।